हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे आपके क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 2 के बारे में। क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर को डिस्कस कर लिया है, उसमें एक लेक्चर से लगाकर 6 नंबर के लेक्चर्स में हमने कवर कर लिया था। पहले लेक्चर में हमने इसका बेसिक नॉलेज किया था, ये पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन क्या होता है, जनन कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद लेक्चर 2 या 3 में हम लोगों ने देखा कि पुष्प की संरचना के बारे में, फिर हमने पुष्प के सभी चक्र देखे, पुष्प में कौन से सहायक चक्र होते हैं, कौन से आवश्यक चक्र होते हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया। फिर उससे आगे जब हम बढ़े, फिर हमने उसमें देखा कि जयांग स्त्री केसर के बारे में, पुंग के बारे में। फिर हमने क्या किया, पहले पुंकेसर को लिया, उसके सब डीप स्टडी करते हुए आ रहे थे हम लोग। वहाँ पर हमने कहाँ तक स्टडी कर ली थी कि पुंग की स्टडी कर ली, उसमें परागकोश को हमने अच्छे से स्टडी की थी। परागकोश की स्टडी में हमने उसकी परागकोश की अनुप्रस्थ काट देखी, गुरु बीजाणु लघु बीजाणु धानी की अनुप्रस्थ काट देखी। फिर हमने परागकोश से परागकोश के अनुप्रस्थ, स्फुटित परागकोश की अनुप्रस्थ काट देखी। फिर हमने क्या किया, उस परागकोश में अनुप्रस्थ काट देखने के बाद हमें पता चला कि उससे पोलन सेक मुक्त होते रहे थे। पोलन सेक मुक्त होने के बाद फिर वो पोलन ग्रेन में चेंज हो रहे थे, तो हमने फिर क्या किया, पोलन ग्रेन की एक स्टडी की। पोलन ग्रेन की स्टडी करने के बाद फिर हम फाइनली यहाँ पर आ चुके थे जिस टॉपिक को हम चला रहे हैं। फिर हमने इससे नेक्स्ट जो आपका छठा लेक्चर हुआ था, उसमें हम लोगों ने स्टडी की थी कि हमने जयांग के बारे में, जयांग के कितने पार्ट होते हैं, जयांग क्या होता है, फूल जो जयांग जो होता है फूल का मादा जननांग होता है, और उसकी इकाई को हम अंडप कहते हैं। इसके 3 भाग हमने पढ़े थे। पहला भाग पढ़ा था वर्तिकाग्र, दूसरा भाग पढ़ा था वर्तिका, और तीसरा भाग पढ़ा था अंडाशय। यानी कि 3 भाग पढ़े थे, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। यानी कि इंग्लिश में यूं कहें तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी जो थी उसके बीच में हमने एक स्ट्रक्चर देखा था जिसको हम कहते थे बीजांड, यानी कि न्यूक्लियस। ओव्यूल, ओव्यूल के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये है बीजांड की संरचना, इसी के बारे में हम आपको संपूर्ण नॉलेज देने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपके पास पहुंचे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए नॉलेजेबल और कंटेंटेबल वीडियो मिलते रहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना। तो गुरु बीजाणुधानी कहें या बीजांड कहें, बात यह है, संरचना ये है, इसका ये चित्र है। गुरु बीजाणुधानी कहें या हम इसी को कहें बीजांड, इसकी ये संरचना, या इसको हम कह सकते हैं, या इसी को कहते हैं बीजांड की लंबवत काट। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। इसमें कौन से भाग होते हैं जो हमने नॉमिनेट किया है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। क्या होता है, कैसे होता है, इसमें सब कुछ मैं आपको स्टडी के साथ बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा। मैं कहता हूं इसमें मैं आपको 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन निकाल के दूंगा जो आपने शायद अभी नहीं पढ़े होंगे। मैं गारंटी ले सकता हूँ 90% लगभग चांस है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे। उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर आप पेपर उठा के देखेंगे वो क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं इसकी। तो बीजांड या गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना। गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। अगर गुरु बीजाणुधानी तो उसमें गुरु बीजाणुओं का ही निर्माण होगा। ये बीजांड ग्रंथ द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। ये जो बीजांड ग्रंथ द्वारा होता है क्या, प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। देखिए इसको, देखिए ये इसका बीजांड ग्रंथ है, और यहाँ पर मान लीजिए इसके यहाँ से हमने काटा है, यहीं पर होता है क्या, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। हम नीचे से चल रहे हैं ऊपर की ओर स्टडी करते हुए, हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, उस परिभाषा को छोड़ दें, हम इस चित्र को देख लें, लिखेंगे यह बीजांड ग्रंथ द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। इसमें मृदुति की कोशिकाओं का बना हुआ भाग होता है। इसमें 2 अध्यावरण होते हैं, 2 कोशिकाएं होती हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको लिखना, पहले आप इसको अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं। बीजांड ग्रंथ द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ी रहती है। बीजांड का भीतरी भाग जो होता है मृदुत की कोशिकाओं का बना होता है, जिसे हम न्यूक्लियस या बीजांड काय कहते हैं। मृदुत की कोशिकाओं का बना होता है, ये मृदुत की कोशिकाएं जिसे बीजांड काय या न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। आगे देखिए इसके क्या कह रहा है, बीजांड 2 अध्यावरण से घिरा रहता है। देखिए आप इसको देखिए, एक अध्यावरण ए है, इंटेगुमेंट ए है, अध्यावरण यानी कि इंग्लिश में इनको कहते हैं इंटेगुमेंट। ठीक है, ये 2 अध्यावरणों से घिरा रहता है। इधर भी 2 अध्यावरण है और इधर भी 2 अध्यावरण है। ठीक है,
बीजांड के निचले सिरे पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है। उस भाग को जहां अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं उसे बीजांड काय कहते हैं। देखिए, जहां पर बीजांड जो अध्यावरण होता है अनुपस्थित होता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। स्टूडेंट क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। देखिए ये है, यहाँ पर अध्यावरण जो है वो नहीं है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? बीजांड द्वार, माइक्रोफ्यूल कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। यहीं से क्या होता है? सारा कुछ होता है, बीजांड द्वार होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इससे आगे देखिए। अब आप इस चित्र को समझ लीजिए। ये बीजांड द्वार होता है, इतना हमने लिखवा दिया। अब फिर मैं बताता हूँ, आप इसमें इतना लिख जाएंगे कि 2 से 4 पन्ने भर जाएंगे। ये मेन चीज़ हमने लिख दी। हमने लिखा क्या? ये बीजांड ब्रंथ द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। इसमें मृदुतकी कोशिकाओं का बना एक स्थान होता है जहाँ जिसे बीजांड काय कहते हैं, ठीक है। इसमें इसके ऊपरी भाग उसी बीजांड काय के ऊपर जो होता है उसे चलोजा यानी कि निभाग कहते हैं। ये 2 अध्यावरणों से घिरा रहता है। इसमें 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, 2 अंड कोशिकाएं होती हैं, 1 अंड कोशिका होती है, 3 प्रतिमुखी कोशिका होती है, 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। इस प्रकार से अगर हम इनका पूरा लिखेंगे ना तो बहुत बड़ा हो सकता है। जितना भी आप चाहें इसको लिखते चले जाएंगे। इसमें यह एक भाग होता है जिसे हम निभाग कहते हैं, जहाँ पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं उसे बीजांड द्वार कहते हैं। इस प्रकार से आप इसको लिखते चले जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ वो चीज़ें लिखवा दी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, जिन चीज़ों को वास्तव में लिखना होगा। अगर आपकी 4 से 6 नंबर, लगभग 4 नंबर में आपके लिए 5 नंबर में बनाने को आता है गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना। अगर आप इतना, मैं जितना बता रहा हूँ इतना अगर आप लिख देते हैं, और लेकिन मेन बात जो है वो इस चित्र की है। इस चित्र को आप ध्यान से 15 बार देख लीजिए और इसको ध्यान से आप बना लीजिए। ये चित्र जो है यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये चित्र आपको जरूर बनाना है। ये चित्र बना देंगे, 5 नंबर नहीं 6 नंबर चाहे 10 नंबर का हो, चित्र बना के अगर आप इतना लिख देते, मैं गारंटी ले सकता हूँ 100% आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 100% अगर आपकी थोड़ी राइटिंग भी अच्छी है, अगर वो नंबर काटता है तो राइटिंग पर काटेगा, अन्यथा आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप इतना लिख देते हैं और ये जो है आपका डायग्राम, इसे आप बना देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है। देखिए समझिएगा, जो हमने आपको पिछले जो अब अगर हम बात करते हैं परागकण के बारे में, पुंकेसर के बारे में, पुंकेसर की स्टडी के बाद हमने परागकण को देख लिया था। जो हमारा परागकण आता है उसने समसूत्री विभाजन किया था, 2 कोशिकाएं बनाई थी। एक बनाई थी कायिक कोशिका, एक कायिक कोशिका थी, दूसरी थी जनन कोशिका। जनन कोशिका, देखिए कायिक कोशिका जो थी उसने क्या किया था? पराग नलिका का निर्माण किया था। पराग नलिका। अब पराग नलिका क्या होती है? पराग नलिका वो होती है जो परागकण जिसमें आते हैं। पराग मतलब परागकण, नलिका मतलब परागकण लाने वाली नलिका को हम कहते हैं पराग नलिका। लेकिन जो जनन कोशिका थी इसने किया था समसूत्री विभाजन किया था और 2 कोशिकाएं बनाई थी। कौन सी? विभाजन करके 2 नरयुग्मक क्या बनाए थे? नर युग्मक। 2 नर युग्मक बनाए थे। कितने? 2। अब बात सुनिए, देखिए वो 2 नरयुग्मक आते हैं। देखिए पराग नलिका जो होती है इसमें आती है, इसी को फर्टिलाइजेस्ट करती है। उसमें जो 2 नर युग्मक थे, जो 2 नर युग्मक बने थे, एक पहला और एक दूसरा, 2 नर युग्मक बने थे। उसमें होता क्या है, ये जो नर युग्मक होते पराग नलिका की सहायता से इस प्रकार से पराग नलिका होती है, इसमें 2 नर युग्मक होते हैं, इसकी सहायता से आते हैं, पराग नलिका की सहायता से, और क्या करते हैं? बीजांड द्वार से प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ से बीजांड द्वार से प्रवेश कर जाते हैं। मान लीजिए अभी हम बीजांड द्वार का उदाहरण लेकर चल रहे हैं। अब इसमें जो पहला नर युग्मक होता है वो क्या करता है? अंड कोशिका के साथ समेकन करता है। इस अंड कोशिका, ये देखिए लिखा है एक्स सेल, अंड कोशिका। अब अंड कोशिका के साथ समेकन करता है और ये फर्टिलाइजेस्ट हो जाता है। इससे क्या होता है? भ्रूण का निर्माण हो जाता है। भ्रूण कोश कहें या भ्रूण का निर्माण होता है, यहीं से भ्रूण बनता है, ठीक है। इसके साथ इसी को हम कहते हैं सत्य निषेचन। अब जो दूसरा नर युग्मक बचा, ये क्या करता है? इसके पास जो द्विध्रुवीय आपको केंद्रक दिख रहे हैं, इनके पास आता है, फर्टिलाइजेस्ट हो जाता है और ये भ्रूण पोष का निर्माण करता है। किसका? भ्रूण पोष। कोष नहीं बनाता, ये बनाता है पोष, जो होता है त्रिगुण 3n। क्यों होता है? देखिए 2 कोशिकाएं ये हैं तो 2n तो ये पहले से है और एक n यहाँ से आ रहा है,
2 और 1 कितने हो गए 3n बना देता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1n ये अंडकोश का 1n ये बाहर आ रहा है, ये बनता है 2n। जो हमारा भ्रूणकोश होता है वो 2n होता है, लेकिन जो भ्रूणपोष होता है वो हमारा 3n यानी कि ट्रिप्लोइड होता है, और भ्रूणकोश हमारा डिप्लोइड। ये होता है कोष, ये होता है भ्रूण कोष, और ये होता है भ्रूण पोष होता है, पोष होता है, ये कोष होता है। ठीक है, अब बात सुनिए, ये जो पराग नलिका ये जरूरी नहीं है कि बीजांड द्वार से ही प्रवेश कर जाए। बाई चांस कहीं अंत से प्रवेश कर गई, बाई चांस पराग नलिका आई यहाँ से डायरेक्ट प्रवेश कर गई इधर से, तो क्या होगा, नहीं होगा। अगर बाई चांस यहाँ से प्रवेश कर गई, क्या होगा, पोलिनेशन, परागण होगा। देखिए अब बात सुनिए, यहाँ से अगर प्रवेश कर जाती, यहाँ से प्रवेश कर जाती, यहाँ से, तो इन चीज़ों को कहते क्या है, यहाँ से प्रवेश करने को क्या कहेंगे, और अगर ऊपर से प्रवेश करती है निभाग भाग से तो उसे क्या कहेंगे, अगर अध्यावरण के बीच से प्रवेश कर जाती तो इसे क्या कहेंगे। देखिए अगर हम बात करें निषेचन के समय यहाँ कहीं से भी प्रवेश करती है तो अलग अलग क्रियाएँ होती है, और इन क्रियाओं पर क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके NEET नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। क्यों बनते हैं मैं बताऊंगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखते होंगे तो आपके क्वेश्चन वहां पर एक मिलेगा। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, क्या आपसे हेडिंग लगानी चाहिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, देखिए पहली हेडिंग हमने डाल के रखी है पोरोगेमी, लिखा है पोरोगेमी या बीजांड द्वारीय प्रवेश। ये बीजांड द्वार है, यहाँ से अगर प्रवेश करती है, देखिए जब पराग नलिका बीजांड द्वार से होते हुए प्रवेश करती तब इसे पोरोगेमी। अगर पराग नलिका बीजांड द्वार से होते हुए प्रवेश कर जाती है और निषेचन हो जाता है, या इसी को क्या कहते हैं, पोरोगेमी। भाई अगर पराग नलिका जो है इधर से आकर इधर बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो अब हम इस क्रिया को कहते हैं पोरोगेमी। अगर बाई चांस हमारी जो पराग नलिका है नंबर 2 में मीजोगेमी या अध्यावरणीय प्रवेश, इसे कहते हैं हम अध्यावरणीय प्रवेश हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं मीजोगेमी। इंग्लिश में मैंने इंग्लिश वर्ड इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इंग्लिश वर्ड में आपसे पेपर नहीं लिख के आएगा, क्योंकि जो आपका आएगा तो लेकिन वो इंग्लिश मीडियम हो जाएगा। जो आपका हिंदी में पेपर आता है उसमें मीजोगेमी इसी प्रकार से हिंदी में लिख कर इंग्लिश वर्ड यूज कर देते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ आप अध्यावरणीय प्रवेश को छोड़ दें लेकिन मीजोगेमी जरूर याद रखें। लेकिन इनको अगर दोनों को याद रखेंगे तो आप कन्फ्यूज नहीं होगी। अध्यावरणीय प्रवेश का मतलब अध्यावरण से प्रवेश, जब पराग नलिका अध्यावरण के बीच से बीजांड में प्रवेश कर जाती तब इसे मीजोगेमी कहते हैं। देखिए जो हमारी पराग नलिका आ रही थी वो क्या करती है, अध्यावरण इंटेगुमेंट ये है, यहाँ से प्रवेश करके यहाँ से निषेचन कर देती है, तब हम इसे कहते हैं अध्यावरणीय प्रवेश। अब हमारा तीसरा बचा निभाग के भाग का प्रवेश। जो हमारा तीसरा है वो है चुलोजोगेमी या निभागीय प्रवेश। जब पराग नलिका निभाग से होते हुए बीजांड में प्रवेश कर जाती तब इसे निभागीय प्रवेश कहते हैं। जो हमारी पराग नलिका होती है यहाँ से सीधे प्रवेश कर जाती है, अंडकोशिका के पास आकर निषेचन हो जाता है, तब इसे निभागीय प्रवेश या चुलोजोगेमी कहते हैं। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, परिभाषाएं आती हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को याद रखेंगे। क्या आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका स्टडी बना लीजिए। मैंने आपको इसमें जो भी कोर टॉपिक थे वो सारे टॉपिक समझा दिए। अब हम इसके बाद बात करेंगे जिस टॉपिक पर, वो हमारा होगा परागण के बारे में, क्योंकि यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम सीधे बात करेंगे चलकर यहाँ पर, ये जो हमारी इतनी संरचना है, इतनी संरचना आपको दिख रही है, इस संरचना को हम चलकर बिल्कुल डीप में स्टडी कर लेंगे। इस संरचना को, भ्रूणकोश की संरचना को स्टडी कर लेंगे, इसका विकास कैसे होता है, बनती कैसी है। देखिए हमने जो आपको अंडकोश का सत्र निषेचन बताया, यहीं से इसका विकास होना शुरू हो जाता है। मैं आपको इसको पूरे से अच्छे तरीके से समझाऊंगा, फिर यहाँ से मैं सीधे आपको ले चलूँगा परागण के बारे में, पोलिनेशन के बारे में। ठीक है, इन सभी चीज़ों को पढ़ाने के बाद ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे मैं इसके चैप्टर के क्वेश्चन भी आप लोगों को वीडियो के अंत में कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।